हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। किरचॉफ करंट लॉ क्या है? किरचॉफ एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉज बताए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं केसीएल किसे कहते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इज स्टेट्स दैट, ये क्या बताना चाहते हैं? इसमें है एट अ नोड और अ जंक्शन, किसी नोड पर या किसी जंक्शन पर, द एंटरिंग करंट और करंट्स इज इक्वल टू द लीविंग करंट्स। ये कितना एकदम शॉर्ट में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू द लिविंग करंट्स, मतलब आने वाले सारे करंट्स किसी जंक्शन के ऊपर उस जंक्शन से जाने वाले करंट्स के बराबर होते हैं। ये कितना सिंपल डेफिनेशन हमको नज़र आ रहा है, लेकिन इससे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी इस अपने जो यहाँ पर हमने लिखा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर एंटरिंग करंट अगर हम इसको I1 ले लें और इसको I2 ले लें, और जबकि लिविंग करंट हम I3, I4 और I5 को कंसीडर करें, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी कि ऑल द एंटरिंग करंट्स या समेशन ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द लिविंग करंट्स। मतलब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा I एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द लिविंग करंट, मतलब I लिविंग। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एंटरिंग करंट्स यहाँ पर हमारे पास दो है, एक है I1 और दूसरा है I2, दैट इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और चेंज करके अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर नोड समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। इस नोड के ऊपर सारे करंट्स को अगर सम किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। मतलब ये कि I1 प्लस I2, और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन नोड के तरफ है, इसीलिए जो दूसरे जो करंट्स है उनको अगर लिखना है तो अवे फ्रॉम द नोड्स ये नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन की वजह से यहां लिखना पड़ेगा I3 माइनस I4 माइनस I5, और एज पर द डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ है जिसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज KCL। इसी तरीके से किरचॉफ ने एक वोल्टेज लॉ भी बताया था। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को कहते हैं KVL, शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम क्या है? KVL। तो यहाँ पर करंट की जगह हमको क्या लिख देना पड़ेगा? वोल्टेज। तो किरचॉफ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। एट अ क्लोज लूप या फिर इन अ क्लोज्ड सर्किट, किसी क्लोज सर्किट के अंदर या किसी क्लोज लूप के अंदर, सर्किट और लूप जो कि इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल लूप, किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल लूप के अंदर समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइजेस विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ all the potential drops। मतलब किसी क्लोज लूप के अंदर, किसी क्लोज सर्किट के अंदर समेशन अगर किया जाए सारे पोटेंशियल राइजेस का, तो वो इक्वल हो जाते हैं सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स के बराबर। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं एक सर्किट को डिज़ाइन करूँ जिसके अंदर मैं ये एक वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ और साथ में मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा रहा हूँ, इसी के साथ में अगर मैंने दूसरा रेजिस्टर लगा दिया और यहाँ पर एक और मैंने जो है सोर्स लगाया, ये पोटेंशियल सोर्स लगाने के बाद अगर
मैं लूप को कंप्लीट करने के पहले एक और रजिस्टर लगा देता हूं, तो यहां पर सारे पोटेंशियल राइजेस इज इक्वल टू सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स के बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं देता हूं V1 और अगर मैंने इसकी वैल्यू दे दिया V2, यहां पर मैंने रजिस्टर की वैल्यू रखा R3, यहां पर मैंने रजिस्टर की वैल्यू रखा R4, यहां रजिस्टर की वैल्यू रखा R5, तो यहां से आने वाला करंट, अगर इसके अंदर जाने वाले करंट की वैल्यू जो है ये अगर मैं I कंसीडर कर लूं, तो क्योंकि ये एक सर्किट जो हमको नजर आ रहा है इसमें दोनों रजिस्टर्स, दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज कनेक्शन और उसी के साथ में ये भी सीरीज कनेक्शन में है, तो सारे रजिस्टर्स के अंदर से एक ही करंट जाने वाला है जिसका नाम है I। तो यहां पर अगर इनका कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहां हो रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां भी हो रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप, और लाइकवाइज अगर इसका भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहां पर भी हो रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप। क्योंकि सारी जगह जो करंट की वैल्यू है वो I के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR एज पर द ओम्स लॉ। तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? V3 विल बी इक्वल टू IR3, लाइकवाइज V4 इज इक्वल टू IR4, लाइकवाइज V5 इज इक्वल टू हो जाएगा IR5। क्योंकि सब जगह करंट की वैल्यू कॉमन है इसीलिए रेजिस्टर को हमने करंट से मल्टीप्लाई किया, तो कभी हमें V3 मिला, कभी हमें V4 मिला, कभी हमें V5 मिला। अब ये सारे के सारे क्या है? दीज आर पोटेंशियल ड्रॉप्स, यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप्स। और यहां पर ये कौन है? तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दीज बोथ आर सोर्सेज। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल राइजेस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 ऑल द पोटेंशियल राइजेस और उनका समेशन ऑफ पोटेंशियल राइजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो यहाँ इक्वेशन कैसी बनेगी? एज पर द रूल, एज पर द लॉ, ये बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस इज इक्वल टू IR3 plus IR4 plus IR5। so this will be the equation of Kirchhoff voltage law। और अगर इसमें देखा जाए, इस डेफिनेशन को और थोड़ा चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये क्या बन जाएंगी कि in a closed loop summation of all the potential rises and drops is equal to 0। in a closed loop summation of all the potential rises and drop is equal to 0। मतलब इसका ये हुआ कि V1 प्लस V2 माइनस IR3 माइनस IR4 माइनस IR5 विल बी इक्वल टू 0। तो ये था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका डेफिनेशन पढ़ के सुनाया। इसी तरीके से किरचॉफ का करंट लॉ भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से किरचॉफ के रूल्स हमको अप्लाई करना है, तो वो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इसे रब करूँ, आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू, आपने कॉपी कर लिया होगा। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम जो है सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस देखने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम बैटरी की बात करें, बैटरी, तो बैटरी भी एक सोर्स होता है पोटेंशियल का। तो बैटरी अगर पोटेंशियल सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक लार्ज प्लेट के साथ और एक स्मॉल प्लेट के साथ। जबकि लार्ज प्लेट के ऊपर होता है पॉजिटिविटी और स्मॉल प्लेट के ऊपर होता है नेगेटिविटी। हमेशा करंट जो निकलेगा, हमेशा करंट जो एग्जिट होता है, जो लीव करता है, वो पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलता है और हमेशा टर्मिनेट होता है तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर टर्मिनेट होता है। तो कभी भी अगर हमको लूप के अंदर करंट को कंसीडर करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेंगे कि जो पॉजिटिविटी की तरफ से निकले और नेगेटिविटी की तरफ एंड हो जाए। इसी तरीके से ये जो बैटरी है ये डीसी सोर्स है, वोल्टेज का डीसी सोर्स है। इसी तरीके से एसी सोर्स भी हुआ करते हैं। तो एसी सोर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये वेव के साथ। अब ये एसी सोर्स है तो एसी सोर्स में डायरेक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो जिसने भी इसको सर्किट को डिजाइन किया उस पर होता है। मतलब हम कोई भी टर्मिनल को पॉजिटिव और कोई भी टर्मिनल को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया तो हमें यहां पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हम
इसे नीचे की डायरेक्शन में, नीचे के साइड में अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर दिस सोर्स एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर दिस सोर्स। तो यहाँ पर दोनों सोर्सेज के अंदर आप देख सकते हो दोनों में वेव बनी हुई है, लेकिन आपने किसको पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया, किसको नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर किया। दैट पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल विल डिसाइड द फ्लो ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसी तरीके से अगर मैं कोई सर्किट बनाऊं जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई हो और यहाँ पर साइड में एक पैसिव एलिमेंट हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टर। तो यहाँ पर इस पैसिव एलिमेंट के ऊपर अगर हमको उस पैसिव एलिमेंट के ऊपर चार्जेस लगाना हो या ये बताना हो कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है कौन सा एरिया नेगेटिव है, तो देखा जाएगा कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल इसको कनेक्टेड है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको कनेक्टेड है तो हमको यहां पर बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, और दूसरा टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये साइड में कनेक्टेड है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है। इसी तरीके से करंट जब भी फ्लो होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए बाहर निकलेगा। हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेंगी, ये होंगी फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन। इसी तरह अगर यहां पर हम एक पोटेंशियल बनाए, एक पोटेंशियल सोर्स बनाए, यहां पर एक हम रेजिस्टर लगा दें और साथ में एक और पोटेंशियल सोर्स हम लगा दें जिसका टर्मिनल भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो, नीचे की तरफ नेगेटिव हो। अब इस करंट सोर्स को हमको अगर सॉल्व करना है तो यहां पर अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ये बताया, लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन ये बताया, तो थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है। तो इसके लिए तो करंट की डायरेक्शन परफेक्ट है, इसके लिए तो करंट की डायरेक्शन एग्जैक्ट है, इसके लिए तो करंट की डायरेक्शन राइट है, लेकिन यहां पर जो करंट की डायरेक्शन हमको नजर आ रही है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ये रॉन्ग हो जाएंगी। इस करंट की डायरेक्शन को हमको कंसीडर करते हुए चलना है। तो इसीलिए यहां पर जो भी पोटेंशियल हो, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये V2 नाम का पोटेंशियल है, ये V1 नाम का पोटेंशियल है, तो यहां पे दो ड्रॉप्स पाए जाएंगे। एक तो ये रेजिस्टर R के अंदर होने वाला ड्रॉप होगा और एक दूसरा यहां पर V2 के अंदर होने वाला ड्रॉप होगा। और एज पर द किरचॉफ रूल ऑल द पोटेंशियल राइजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएंगी, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइजेस, पोटेंशियल राइजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो यहां पर लिख देंगे अपन पोटेंशियल ड्रॉप्स, और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पोटेंशियल राइज का तो ये दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर भी हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, हमको इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जब इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी, V1 इज इक्वल टू अगर यहां करंट I कंसीडर किया तो I इंटू R और साथ में आ जाएगा प्लस V2। ये होगी आपकी किरचॉफ की इक्वेशन, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। अगर आपको इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है तो ये देखा जाएगा कि दोनों के अंदर लार्जर वैल्यू किसकी है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो आप क्या करेंगे, V1 माइनस V2 कर लेंगे, तो इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएंगी, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R। सो दिस विल बी द योर फाइनल इक्वेशन। या तो ये इक्वेशन हम देखेंगे या ये इक्वेशन हम देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हमने किसको बड़ा पोटेंशियल समझा है और इसको किसको छोटा पोटेंशियल समझा है, इसके कंसीडरेशन के हिसाब से हमको यहां पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसी तरीके से किरचॉफ के करंट के लॉ को अगर हमको सॉल्व करना है तो उसका भी मैं आपको अभी एक सर्किट डायग्राम बनाकर बताता हूं। सपोज
हमको इमेजिन करना है कि एक सर्किट है जो कि पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। यहाँ पर हमको दिख रहा है एक रजिस्टर, इसी के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है दूसरा रजिस्टर, वहीं पर एक और तीसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, और ये सारे के सारे रजिस्टर्स जो है एक सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है। वो सोर्स की यहाँ पर हम लगा दिए पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर हमने लगा दिए नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देयर आर 3 रजिस्टर्स, एक का नाम हम दे देंगे R1, एक का नाम हम दे देंगे R2 और एक को हमने कंसीडर कर लिया R3। और अगर सोर्स वोल्टेज मैं समझ रहा हूँ कि ये V है, तो इसकी इक्वेशन अब कैसे बनेगी? इसको सॉल्व करने के लिए हमको लगेगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, चाहे वोल्टेज लॉ से सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो करंट लॉ से सॉल्व कर लीजिए। करंट लॉ से अगर सॉल्व करना चाहे, लेट अस कंसीडर कि करंट जो इस बैटरी से निकल रहा है उसकी वैल्यू है I। अब ये करंट इस बैटरी से निकला, उसकी वैल्यू हो गई I। अब ये जो करंट I है ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा जिसको कहते हैं नोड। अब नोड पर जब करंट आया तो यहां से उसको जाने के लिए 3 अलग अलग पाथ नजर आ रहे हैं। आने वाला करंट तो एक है, इनकमिंग करंट एक है, एंटरिंग करंट एक है, लेकिन जाने के लिए उसके पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। एक ये है, दूसरा ये पाथ है, तीसरा ये पाथ है। लेट अस कंसीडर कि यहां पर R1 से जाने वाला करंट जो है वो है I1, R2 से जाने वाला करंट जो है वो है I2, R3 से जाने वाला करंट जो है वो है I3। जब ये 3 अलग अलग लोकेशन से जाने वाले, 3 अलग अलग पाथ से जाने वाले करंट्स है, ये सारे के सारे इस नोड को अगर कंसीडर करें, इसका नाम रख दिया जाए अगर N1, तो N1 नोड पर आने वाला करंट कौन था? I1। एंटरिंग करंट कौन था? I1। एज पर द किरचॉफ लॉ, समेशन ऑफ ऑल द एंटरिंग currents is equal to summation of all the leaving currents। जाने वाले सारे करंट्स के बराबर हो जाएगा लीविंग करंट्स, समेशन ऑफ ऑल द लिविंग करंट्स। तो यहां पर इनकमिंग या एंटरिंग करंट कौन था? तो यहां पर पता चला कि एंटरिंग करंट था सिर्फ I, और लिविंग करंट कौन कौन है? तो लिविंग करंट है I1, समेशन बोला है इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएंगे लिविंग करंट्स। तो यहाँ पर एंटरिंग करंट है I और लिविंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इसको वोल्टेज और रेजिस्टर के फॉर्म में हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो पता ये चलेगा कि यहाँ जो मिल रहा मुझे ये सोर्स है, मतलब टोटल सप्लाई जो मिल रहा है, टोटल वोल्टेज जो है वो V के बराबर है, टोटल करंट जो है वो I के बराबर है। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर कंसीडर करने की कोशिश करें और उसका नाम रख दे R इक्विवेलेंट, एक रेजिस्टर कंसीडर कर लेते हैं कि पूरे सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर रेजिस्टर है, इसको सॉल्व करने के बाद जिसका नाम क्या है? R इक्विवेलेंट। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है। अगर मैं इसको टोटल करंट और टोटल वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे टोटल रेजिस्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा जिसका नाम हमने क्या रखा है? R इक्विवेलेंट। और अगर ये R इक्विवेलेंट है तो I की वैल्यू कितनी निकलेंगी? तो आप बोलेंगे कि I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसी तरीके से ये जो I1 है इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएंगी? तो ये जो पोटेंशियल सोर्स लगा है, ये दिस रेजिस्टर R3, R2 और R1, ये तीनों रेजिस्टर्स के साथ कैसा है? पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर भी रेजिस्टर, यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेंगी, यहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेंगी, यहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेंगी। सेम वोल्टेज की वैल्यू होने की वजह से इक्वेशन जो बनेगी I1 की, तो I1 विल बी इज इक्वल टू, I1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 विल बी इक्वल टू, I2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। और लाइकवाइज I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। ये 3 अलग अलग वैल्यूज हमको I की मिल जाएंगी, I1, I2, I3 की। क्या करेंगे हम? इसके अंदर पुट कर देंगे इन वैल्यूज को। जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ नई इक्वेशंस हमको मिल गई, वो भी किसके फॉर्म में? वोल्टेज के फॉर्म में। तो KCL लगाया हमने पहले और KCL को कन्वर्ट कर दिया KVL के अंदर। आप देखेंगे, अभी मैं बना के बताता हूँ आपको। ये जो I था, I की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग I है, I1, I2, I3, उसकी जगह हम ये
तीन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या बनने वाली है, i की जगह सबसे पहले मैं i लिख देता हूं, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। इनकी वैल्यूज यहाँ नीचे मिली, हमको क्या मिली, v अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3। ये मिल गई हमको वैल्यू किसके बराबर है, जो करंट i के बराबर है। तो यहां पर ये वोल्टेज के फॉर्म में हमको आंसर नजर आ रहा है। अब इसको और अगर फर्दर सॉल्व करना है, सारे वोल्टेजेस सेम है तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, v अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, v को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। और यहां पर ये जो v है, इस v को इस v से कैंसिल कर दिए तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। सो दिस विल बी द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, और पैरेलल कनेक्शन की यही इक्वेशन होती है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जो पैरेलल कनेक्शन होता है रेजिस्टर्स का, उसके लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे निकलती है, सीरीज कनेक्शन में दूसरे तरीके से निकलती है। मैं बता दूं आपको, चलिए वो भी बता देता हूं। सीरीज कनेक्शन अगर हो तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है, मेरी समझ से ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाल रहे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज कनेक्शन, एंड R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो ये था बेसिक नॉलेज अबाउट KVL एंड KCL, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं सेकेंड वीडियो में इसको जो है अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसको लाइक कीजिए, और उसके बाद में क्या कीजिए, चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि बगैर बेल आइकॉन के आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कोई नई वीडियो वहाँ पर आई हुई है। तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करना है। और हाँ, एक काम छूट गया, आप इन वीडियोज़ को दूसरों को भी शेयर कीजिए। ब्रिलिएंट एकेडमी के जितने भी वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, आप दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। थैंक यू।